हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा क्लासेस। मेरा नाम है सोनू कुमार और हम लोग का जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स का सेकंड चैप्टर है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें हम लोगों ने कि भाई ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कैसे कैसे कौन सा इस चैप्टर में जो ये नाम दिया गया है हमें इसका क्या मतलब है, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और हम लोगों ने इसके दो टाइप है जो यहाँ पे हम लोग को दो तरीके हैं जिससे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग। एक है ज्योमेट्रिकल तरीका, इसको हम लोग ग्राफिकल तरीका बोलते हैं, और एक है अलजेब्रिक तरीका। ठीक है, जो ग्राफिकल मेथड है उसके अंदर भी तीन तरीके की कंडीशंस आती हैं कि भाई जो हमारी पेयर है लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन है तो उनके ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे, स्ट्रेट लाइन प्लॉट होंगे। तो कंडीशंस क्या बताती है हम लोगों को, कंडीशंस ये बताती है कि जो ग्राफ की जो लाइनें हैं उनकी पोजीशन किस हिसाब से रहेगी और पोजीशन के हिसाब से उसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे। जितनी बार वो इंटरसेक्ट करते हैं उतने उनके सॉल्यूशंस आते हैं। अगर हमारे कंडीशन फर्स्ट है ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक कंडीशन ये होगी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक बार इंटरसेक्ट करती हैं। वही इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी है जो एक बार काटते हैं दूसरे को, ये लाइन एक दूसरे को दोबारा नहीं काट सकती है। ठीक है, तो कितनी बार काटा, एक जगह काटा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड था हमारी कंडीशन जब लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, ये लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। ठीक है, ये लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, इसका मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। और दूसरा था जब ये लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो जस्ट। ठीक है, अब लाइन एक दूसरे के ऊपर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हर पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है, तो सॉल्यूशन कितने हो गए, मेनी सॉल्यूशन। ये था ग्राफिकल मेथड। हम लोगों ने अलजेब्रिक मेथड भी डिस्कस कर लिया था। तीन तरीके के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आज हम लोग 3.1 एक्सरसाइज है उसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल है। तो पहले बार क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि भाई एक लड़की है रोमिला, वो स्टेशनरी शॉप पे गई, उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदी। ठीक है, अपने वो पेंसिल और इरेजर लेके अपने स्कूल गई अपनी फ्रेंड के पास। तो वहां पे उसकी फ्रेंड थी सोनाली। उसने देखा कि उसके पास तो एक नई तरह की पेंसिल और नई तरह की इरेजर है। तो उसको क्या हुआ कि भाई ये वाले जो पेंसिल और इरेजर है ये मुझे भी चाहिए। ठीक है, तो वो भी उसी दुकान पे गई और उसने खरीदी कितनी, इसने खरीदी 4 पेंसिल और 6 इरेजर। इसको कुछ ज्यादा पसंद आ गई वो, उसने 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीद ली। कितने रुपए दिए इसने, 18 रुपए। और वहीं पे रोमिला ने 2 पेंसिल और 3 इरेजर के कितने रुपए दिए थे, 9 रुपए। ठीक है, तो हमें बोला गया कि इसको आप एल्जेब्रिक और ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं इसको। अब कितने की थी पेंसिल मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। इरेजर कितने की थी अभी भी नहीं पता। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, लेट अज्यूम करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना ले लें, एक वेरिएबल ले लेते हैं, 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्स ले लिया, कॉस्ट ऑफ एक इरेजर को मैंने वाई ले लिया। ठीक है, यानी कि एक पेंसिल की कीमत अगर 5 रुपए है तो 3 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 × 5 15 रुपए हो जाएगी। तो मैंने एक को ले लिया एक्स, एक को ले लिया वाई। ठीक है, रोमिला का केस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कितनी पेंसिल खरीदी उसने, 3 पेंसिल प्लस 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स। तो उसके बदले क्या दिया उसने, 9 रुपए दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ इरेजर और कॉस्ट ऑफ पेंसिल को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 रुपए। ठीक है भाई, x एक पेंसिल का दाम x था, 2 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 2x और 3 इरेजर का दाम 3y। कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको, 9 रुपए। तो ये था रोमिला के लिए इक्वेशन बने। ठीक है, सिमिलर तरीके से हम लोग बनाते हैं सोनाली के लिए। ठीक है, सोनाली के लिए क्या है, उसने क्या लिया, 4 पेंसिल
खरीदी थी 4, इरेजर 6, तो एक पेंसिल का भाव कितना था x, एक इरेजर का y, कितने रुपए खर्चे हुए 18, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये बनी मेरी सेकेंड इक्वेशन और ये बनी थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इसको वापस समझते हैं एक बार क्या हुआ यहाँ पे। भाई कितना पेंसिल के कॉस्ट थी हमें नहीं पता है, हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है, रुपीज दिया गया है कि उसने 2 पेंसिल 3 इरेजर खरीदे तो इतने रुपए उसको देने पड़े, ठीक है। तो यानी कि हर पेंसिल का कुछ ना कुछ प्राइस रहा होता ही है, इरेजर का भी कुछ प्राइस था, तो मुझे प्राइस पता नहीं था तो मैंने उसको मान लिया है, इसको मान लिया मैंने वाई। उसने कितने पेंसिल खरीदे रोमिला ने 2 पेंसिल, तो कॉस्ट एक पेंसिल खरीदते तो एक्स प्राइस देते, 2 खरीदेंगे तो कितना देंगे 2x, एक इरेजर खरीदते तो y रुपीज, 3 खरीदे तो 3y, दोनों को जोड़ेंगे टोटल कॉस्ट कितनी आई 9 रुपीज। सिमिलरली इसने खरीदी थी 4 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम है x, 4 का कितना 4x, 6 इरेजर 6y, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी उसको 18 रुपए, ठीक है। ये 2 इक्वेशन है हमारी, इतना आप नोट डाउन कीजिए एक बार। तो हम लोगों ने देखा कि भाई 2 इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, एक इक्वेशन ये बन रही है और एक इक्वेशन ये बन रही है, ठीक है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम लोग को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है यानी कि कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग को एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट कहां से मिलेंगे हम लोगों को, एक हम लोग को इस तरह का टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक तरफ x की वैल्यू, एक तरफ y की वैल्यू, ठीक है। x और y की वैल्यूज कहां से आएंगे हमारे, वो हमारी इक्वेशन से आएंगे, ठीक है। मैं ले रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन, फॉर फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैं क्या ले रहा हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 9 माइनस मैंने क्या कर दिया 3y को मैंने उधर भेज दिया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे y की कुछ वैल्यूज बैठानी है और y की वैसी वैल्यूज बैठानी है मुझे जो 9 से माइनस होके डिवाइड हो जाए 2 से, ठीक है। कोशिश करते हैं ये। तो मैंने क्या बैठाया, पहले मैंने बैठाई y की वैल्यू 1, ठीक है। तो क्या होगा x इक्वल टू 9 माइनस 3y की जगह कितना 1 अपॉन 2, 9 माइनस 3 अपॉन 2 कितना आ जाएगा ये 3, ठीक है। यानी कि x कितना आया मेरा 3, x 3 कब आया जब मैंने y की वैल्यू कितनी बैठाई थी 1, ठीक है। x कितना मेरा 3। मैं कुछ ऐसे ही वैल्यू चुनूंगा, कोशिश करूंगा कि जो बाद में 2 से कट जाए, ठीक है। चलिए अब मैं बैठा रहा हूं क्या, अब मैं सेकंड वैल्यू ले रहा हूं, मैं y की 3 ले लेता हूं, ठीक है। मैंने यहां बैठा दिया कितना 3, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, यानी x कितना आ जाएगा 0। क्लियर। एक और वैल्यू ले लेते हैं कोई, एक और कौन सी वैल्यू ले, -1 ले लें, -1 ले लेते हैं, ठीक है। -1 ले लिया मैंने, कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 इंटू -1 प्लस का 3, 12 अपॉन 2 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आप -1 बैठाओगे तो x कितना आएगा 6। क्लियर। चलो जी, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। ये थी मेरी सेकंड इक्वेशन, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। 4x कितना हो जाएगा
18 माइनस 6y, तो x कितना हो गया 18 माइनस 6y अपॉन 4। ठीक है, चलिए y कितना बैठाऊं, y में 1 बैठाता हूं। ठीक है, y 1 बैठाया तो 18 में से 6 गए तो कितना बचा 12, डिवाइड किया 3 आ गया, तो x कितना आएगा 3। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कितना बैठाया 3 बैठाया, y की वैल्यू कितनी ली मैंने 3 ली, 3 तो 18 माइनस 18 यानी कि 0/4 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि जब इसको 3 बैठाया तो ये 0। ठीक है, कुछ सिमिलर लग रही है वैल्यूज, और जब यहाँ पे माइनस में बैठाएंगे ना तो यहाँ पे 6 ही आएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। जब -1 बैठा लेते हैं, 18 माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस का 6 अपॉन 4, कितना आएगा ये 24 अपॉन 4, 6 आएगा। वही तो बोला माइनस 6 उठाओगे तो 6 आएगा। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, इसको यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इस इक्वेशन को यहीं पे देखते हैं। इस इक्वेशन को देखते, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? 2 कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में क्या नजर आ रहा है? 2 कॉमन नजर आ रहा है। और 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9 लिख सकते हैं ना। अब इक्वल टू के इधर पे एक 2 है मल्टीप्लाई में, इधर पे एक 2 है मल्टीप्लाई में, कट जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, यानी कि ये तो वही इक्वेशन है जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। दोनों इक्वेशन एक ही है, सिर्फ उनका एक न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करा के उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो एक बार। चलिए, तो अब उसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या कोऑर्डिनेट्स दिए थे x और y के 1 3 3 0। ठीक है, मैं दोनों के लिए सेम ले रहा हूं क्योंकि एक ही थे। तो क्या बोल रहा है ये कितना होगा 0 0, जिसको बोलते हैं ओरिजिन। x एक्सिस को क्या बोलते हैं अपन एब्सिस, y एक्सिस को क्या बोलते हैं अपन ऑर्डिनेट। ठीक है, अगर y 1 है, y 1 ये रहा, y यहीं पे 1 है, तो x कितना होगा 3। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि भाई ये कहाँ पे जा रहा होगा, ये कहीं यहाँ जा रहा होगा ना, ये है वो कोऑर्डिनेट। ठीक है, 3 1 3 1 लिखेंगे या 1 3 लिखेंगे? हमेशा लिखते हैं कैसे, किस फॉर्म में लिखते हैं कोऑर्डिनेट अपन, x और y। अगर 3 आ गया तो x y z। ठीक है, हमेशा x रहेगा पहले, फिर आएगा y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 और 1 ले लिया अपना कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, y 3 है और x कितना है 0। ये यहाँ पे क्या है x और y, x भी 0 y भी 0, तो यानी कि x 0 और ये लाइन है, तो x यहाँ पे आके मिलेगा। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया अपने 0 3। एक इंपॉर्टेंट चीज 9th क्लास में पढ़ ली थी हम लोगों ने, वापस याद कर लेते हैं। एब्सिसा के ऊपर यानी कि x एक्सिस के ऊपर y के कोऑर्डिनेट होंगे हमेशा 0। ठीक है, और y एक्सिस के ऊपर ऑर्डिनेट के ऊपर x एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे हमेशा 0। ठीक है, तो हमारे 2 कोऑर्डिनेट मिल गए हैं और एक लीनियर इक्वेशन के लिए 2 कोऑर्डिनेट काफी है लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आप एक क्यूबिकल या फिर एक आप उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हो तो कम से कम 4-5 कोऑर्डिनेट चाहिए, पर लीनियर के लिए 2 काफी है। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाएगा हमारा ग्राफ, और यहीं पे लिख लेंगे हम लोग कि भाई ये क्या है, ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए यही ग्राफ वाली लाइन है। तो इतना हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ये हमारा था एग्जांपल था एक। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।